Hello dear learners, I am Shivam Chaturvedi and in this video we are going in our next segment of acid, base and salt, and in this video I am going to discuss a new topic that is salt यानी कि नमक। आज नमक की कहानी हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है ये सॉल्ट। तो सॉल्ट हमने जैसा कि अब तक पढ़ा है, एसिड पढ़ा है और बेस पढ़ा है, उसी के थ्रू हम एसिड की डेफिनेशन सॉल्ट की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि हमने जब एसिड पढ़ा तो एसिड में पढ़ा कि कोई एक एनायन आया, जैसे FON या क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ऐसे कुछ आए चोर लोग, और हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश की उन्होंने। ठीक है, हमने चोर के हिसाब से आपको पढ़ाया था। अभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बता रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग आए तो वो बने एनायन, ठीक है, और H का उन्होंने H पॉजिटिव कर दिया, ठीक, और ये फाइनली मिलके क्या बना, एसिड। बेस में क्या हुआ, हमने देखा आर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से कि बेस में एक मेटल था, यानी कि बेस वो था कुछ पॉजिटिव, और हाइड्रोक्सिल आयन आया जो कि था नेगेटिव। फाइनल मिलके इन्होंने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया AB प्लस वाटर HOH, जो कि पानी बन गया बाद में H2O। ठीक है, ये स्लैश लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक। तो अब जब ये A और ये B बना है तो ये A माइनस और B पॉजिटिव, तो हम सॉल्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ कंपाउंड विच हैज़ cation and anion and that cation is not hydronium ion and that anion is not हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कैटायन हाइड्रोनियम आयन ना हो और जिसमें हमारा जो एनायन है वो हाइड्रोक्सिल आयन ना हो। तो लिखेंगे, हम डिफाइन करेंगे अ कंपाउंड विच has cation and that is not hydronium ion H plus and has anion and that is not hydroxyl ion is called as salt। ठीक, ये हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है सॉल्ट की। याद आपको रखना है कि कैटायन हाइड्रोनियम यानी कि H प्लस ना दिखे हमें कैटायन के तौर पर, और हाइड्रोक्सिल आयन ना दिखे हमें एनायन के तौर पर, उसको हम क्या कह सकते हैं, सॉल्ट कह सकते हैं। वो एक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम जब सॉल्ट की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं कि इसके कुछ प्रकार होते हैं, यानी कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो होते हैं इसके 3 प्रकार के टाइप्स। 3 टाइप्स होते हैं सॉल्ट के। पहला होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल। दूसरा होता है हमारा एसिडिक सॉल्ट, और तीसरा होता है हमारा बेसिक सॉल्ट। इसमें डिफरेंस क्या है, हमें ये देखना है कि जहाँ पर ये न्यूट्रल लिखा है इसमें क्या हो सकता है कि या तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा हो, या फिर वीक एसिड और वीक बेस मिल रहा हो, ठीक। ये बनाएगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एसिडिक बोल रहा हूँ मैं तो एसिड बड़ा होगा यहाँ पर, और बड़ा यानी कि स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिलाकर क्या बनाएंगे हमारे एसिडिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट में क्या, बेसिक है ना मेन, तो यहाँ पर बनेगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हमने मिलाए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने पढ़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। चलो हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक। आसान बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा पढ़ा था हमने, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए NaOH, पानी बनाएंगे
H2O, और जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रलाइज होके तो Na और Cl। तो NaCl खाने वाला जो नमक है वो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो ये हुआ हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। इसको आपको एग्जाम्पल याद रखना है। हमेशा यही पूछा जाता है कि ये जो हमारा NaCl है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो खाने वाला नमक है वो किस प्रकार के सॉल्ट की कैटेगरी में आता है, तो हमें पता रहना चाहिए कि वो एसिड न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। अब चलते हैं हम लोग आगे एसिडिक सॉल्ट में। एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर से HCl को ले लेते हैं, ठीक, और वीक बेस। अब वीक बेस में हमने आपको एक ही वीक बेस पढ़ाया था, तो उसी को ले लेते हैं, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको लिया हमने। और जब इसको लिया तो H और OH मिलके बन गया पानी, H2O, और अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड is an example of acidic salt। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड। क्यों है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक वीक बेस मिला अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल हमने याद कर लिया। उसका कौन सा किया था? उसका किया था हमने NaCl, किसका? न्यूट्रल का। और हमारे एसिडिक का हो गया कौन सा? अमोनियम क्लोराइड। अब फाइनली चलते हैं हम बेसिक सॉल्ट पे। तो बेसिक सॉल्ट जब हम देखेंगे तो वीक एसिड, यानी कि वीक एसिड हमने कौन सा पढ़ा था? विनेगर की हमने बात की थी। तो विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH, या फॉर्मिक एसिड भी ले सकते थे आप लोग। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया? NaOH ले लेते हैं, NaOH। क्या होगा इसमें? पानी बनाए, यहाँ का H और यहाँ का OH, पानी, और यहाँ का CH3COO और यहाँ का Na, तो CH3COONA। ये क्या बना हमारा? सोडियम एसीटेट। और ये हमारा क्या होता है? एक प्रकार का बेसिक सॉल्ट। फाइनली आपसे यदि कोई कहे, या आप अपने एग्जाम में लिख रहे हो, क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा हो गया हमारा? NaCl। क्यों बना? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से। एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, कौन सा बना था? अमोनियम क्लोराइड। और फिर हम गए बेसिक सॉल्ट पर, यानी कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा बनाया अभी हमने? अभी देखिए यहाँ कौन सा है? सोडियम एसीटेट, CH3COONA। ठीक, तो ये हमारे टाइप्स भी हो गए, सॉल्ट की डेफिनेशन भी हो गई। अब हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स को जानते हैं, और उसको बनाने की कुछ प्रक्रियाएं हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अपने इम्पॉर्टेंट सॉल्ट पर, जो कि है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए। ठीक, सुना होगा आपने ये। तो ये भी एक प्रकार का सॉल्ट होता है। अब सॉल्ट होता है क्या इसको, ये चलिए इसके साथ में एक और टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। ये एक प्रकार का हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। सबसे पहले तो की पॉइंट्स लिखते जाइए। हाइड्रेटेड सॉल्ट। अभी हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है भाई? हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी कि नमी, कहाँ नमी? नमक में नमी, नमक में नमी। अब ये नमक में नमी कैसे आई? तो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस होते हैं।
तो उनके हाइड्रेटेड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ठीक, क्रिस्टल्स बना लेते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक, इसमें क्या होता है कि पानी के कुछ मॉलिक्यूल उस जो XYZ सॉल्ट बना है हमारा, उससे रिएक्शन या तो ऑटोमेटिक कर लेते हैं अपने मन से, या फिर उनको लेबोरेटरी में कराया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी का नमक का एक नमी वाला क्रिस्टल बन जाता है। ठीक, उस नमक वाले क्रिस्टल के कारण क्या होता है कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हो जाते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी कुछ आ सकते हैं आपके। देख लीजिए कौन कौन से हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है ब्लू विट्रल। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ हम लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ लिख देंगे यूज़, फॉर्मूला, और ये है हमारा यूज़। एक ही बार में आपका पूरा टॉपिक क्लियर जितने आते हैं। पहला हाथ आता है हमारा ब्लू विट्रल, जिसका है हमारा कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करते हैं हमारे 5 पानी के मॉलिक्यूल्स, तो ये बनता है हमारा ब्लू विट्रल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, नीले नीले रंग का होता है, शायद आपकी किताब में बना भी होगा, देख सकते हैं आप। दूसरा होता है हमारा ग्रीन विट्रल, या इसे हरा थोथा भी कहते हैं। ये थोथा है, ब्लू विट्रल यानी कि नीला थोथा, और ग्रीन विट्रल यानी कि हरा थोथा। तोता नहीं, थोथा, इसीलिए इंग्लिश में याद रखिएगा विट्रल, वरना तोता और थोता में मिक्स मत कर देना। दूसरा है हमारा FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, इससे रिएक्ट करते हैं हमारे पानी के 7 मॉलिक्यूल्स। ठीक, और ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है हमारे सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज, जो गंदा पानी निकलता है शहरों से, उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें यूज़ होता है ये। ठीक, तीसरा एक और हमारा होता है, उसको हम कहते हैं रेड विट्रल। ये जो ऊपर से लेकर नीचे हमने क्रोनोलॉजी में लिखे हैं, इनका इंपॉर्टेंस भी उतना ही है। सबसे ज़्यादा पूछा गया है ब्लू विट्रल, उससे कम ग्रीन विट्रल, और सबसे कम रेड विट्रल। रेड विट्रल शायद आपकी बुक में दिया भी ना गया होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है कोबाल्ट सल्फेट COSO4 इंटू 7H2O। ठीक, और ये हमारा बैटरी स्टोरेज में यूज होता है। ठीक, यूजेस इसके याद रखना है, इसके भी याद रखना है, इसके भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। रेड विट्रल का फॉर्मूला कभी यदि आ गया तो ये मत रहे आपके लिए कि आपने कभी देखा नहीं या सुना नहीं, तो उसका होता है कोबाल्ट सल्फेट और COSO4 7H2O। ठीक, कॉपर सल्फेट और कोबाल्ट सल्फेट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है CuSO4, ये है COSO4। Cu यानी कि कॉपर, CO यानी कि कोबाल्ट, CO यानी कि रेड विट्रल, Cu यानी कि ब्लू विट्रल। इसके साथ में है 5 पानी के मॉलिक्यूल, इसके साथ में है 7 पानी के मॉलिक्यूल्स, और बीच में हमारा ग्रीन विट्रल है ही, जो कि है FeSO4 इंटू 7H2O। ठीक, तो अब हमारा एक क्रिस्टलाइजेशन वाला हो गया टॉपिक क्लियर, जो कि लास्ट में आपके बुक में दिया भी गया होगा। अब चलते हैं हम फिर से वॉशिंग पाउडर निरमा में। तो वॉशिंग पाउडर निरमा यानी कि वॉशिंग सोडा भी हमारा एक प्रकार का नमक का क्रिस्टल है, यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट है, यानी कि इसमें भी नमी रहती है। तो इसका नाम, दूसरी बात हम याद कर लेते हैं, क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हो गया भैया इसका फॉर्मूला, और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका यानी कि 10, हाइड्रेट यानी कि पानी। ठीक, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक, अब चलते हैं कि ये बनता कैसे है। आपकी बुक में प्रोसेस आएगी,
गवर्नमेंट एग्जाम में केवल नाम आएगा कि कौन सी प्रोसेस से बनता है। और 10वीं वालों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि डिस्क्राइब सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस से क्या बनता है? वॉशिंग सोडा। ठीक, बनेगा कैसे? सबसे पहले आपके में एक स्टेप लिखा होगा, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखा होगा कि अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन से, या इसके बाद इसके पहले लिखा होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड फ्रॉम। स्टेप नंबर 1 लिखा होगा आपकी किताबों में कि कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड फ्रॉम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो इसको शब्द को तोड़ते हैं। अमोनिकल लिखा है, ठीक, ब्राइन लिखा है और सॉल्यूशन लिखा है। तो ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन यानी कि नमक, तो नमक NaCl। इसका सॉल्यूशन बनाएंगे किसके साथ? पानी के साथ, तो पानी। तो ये वाला टर्म हो गया क्लियर, ब्राइन सॉल्यूशन प्लस अमोनिया। किसको निकालना है? CO2 को यहाँ से, तो प्लस CO2। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे कि इसके बाद क्या होगा। तो ये बनेगा हमारा क्या, जिससे खाते हैं हम पकोड़े, खाते हैं पकोड़े। तो पकोड़े जिसके कारण फूलते हैं, वो किसके कारण फूलते हैं? अगला सोडा, अगला नमक हम वही पढ़ाएंगे, उसको कहते हैं हम बेकिंग पाउडर। ठीक, तो वो बनेगा, उसका फॉर्मूला होता है हमारा NaHCO3 और साथ में बनेगा हमारा NH4Cl। ये NH4Cl अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि एसिडिक सॉल्ट है, तो हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसकी कहानी यहीं से हो जाती है ख़त्म। इस पे अब आगे चर्चाएं होंगी। पहले देख लेते हैं कि बना कैसे। तो Na ने जाकर रिएक्ट किया, NH4 NH3 है ये क्या? अमोनिया। इसने एक H लिया यहाँ से H2O से, ये OH था, तो H गया इसका एक यहाँ पर। ठीक, तो ये बन गया NH4 और यहाँ का एक Cl आके इससे मिल गया, तो NH4Cl और ये मिला जुला के पहुँच गए यहाँ। ठीक, तो इसकी कहानी फिनिश। ठीक, इसकी कहानी फिनिश और इसके H की कहानी फिनिश। बचता है क्या? इसका OH, इसका CO2 और इसका Na। ठीक, तो इसका जो O है वो मिल गया यहाँ से और ये H यहाँ आ गया, यानी कि Na बचा, O बचा, H बचा, CO2 बचा। तो CO2 में एक O जुड़ गया तो बन गया CO3 और NaHCO3। आपको लग रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं से भी कुछ भी जोड़ के बता रहे हो। हम भी अपने मन से ऐसा कुछ कर सकते हैं, फिर कहते हैं NaHCO3 नहीं बना, NaHCl बन गया, कहीं से भी कुछ जोड़ना है, ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 1 है जो हमारा केमिकल इक्वेशन आपके क्लास 10th का, वो इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं, या तो इसके बाद हम मेटल्स पढ़ाएंगे, उसके बाद वो पढ़ाएंगे। तो आपको ये जो हम बातें कर रहे हैं कि कहीं से भी किसी को भी जोड़ रहे हैं, तो आपको वो फिर वहाँ पर सेंस लगने लगेगा इन सब बातों का। अभी तो नॉन सेंस लग रहा होगा, कुछ भी कहीं से जोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं जोड़ रहे हैं हम। तो वहाँ पर हम सीखेंगे कि इनको जोड़ते कैसे हैं। ठीक, केमिकल इक्वेशंस में हम बैलेंसिंग भी सीखेंगे। ये क्योंकि बैलेंसिंग और आपस में रिएक्ट करने की ही बात है, क्योंकि बैलेंसी यहाँ से वहाँ कोई भी किसी से रिएक्ट नहीं करता है, जिसको जिससे करना चाहिए वो उसी से कर रहा है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बना हमारा, इसको भी मिटा लेते हैं। फाइनल इक्वेशन हमने क्या लिखा, NaCl प्लस H2O यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन से निकाला अमोनिया, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन से निकाला कार्बन डाइऑक्साइड और बना जाकर क्या, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, जो कि अमोनियम क्लोराइड काम का नहीं है। इसको अब आगे लेकर आते हैं स्टेप नंबर 2 में। ठीक, स्टेप नंबर 2 में अब क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको हम गर्म कर देंगे। किसको गर्म करना है? हीट दी
सोडियम बाई कार्बोनेट या हीट दी बेकिंग सोडा, ऐसा कुछ लिखा होगा आपकी बुक में, हम तो केवल समझा रहे हैं उसको। ठीक, तो NaHCO3 को किया हमने गर्म, ये हो गया हमारा, ये जो ऊपर ट्रायंगल बना दिया हमने, ये गर्म करने का साइन है। इसको भी हम पढ़ेंगे जब केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो एक एक जो साइन होता है उसको भी हम समझाएंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये गर्म करने का है, ये जो ट्रायंगल बना दिया हमने। तो जब इसको किया हमने गर्म, तो सबसे पहले बनेगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, कुछ पानी बनेगा और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। आप कहोगे कि यार एक चीज़ को गर्म करने पर तीन तीन चीज़ें निकल रही हैं। जी हाँ, निकल रही हैं, क्योंकि इसके हम दो मॉलिक्यूल करेंगे गर्म। ठीक, अलग से दो मॉलिक्यूल लेकर आएंगे, एक मॉलिक्यूल उठाया दूसरा भी लेकर आ गए, नहीं। जो पूरा ये बना, हमें ये लग रहा है कि ये एक चीज़ बनी, लेकिन ये तो कुछ मात्रा, कुछ क्वांटिटी में बना होगा। जो क्वांटिटी में बना होगा उसमें से हम दो मॉलिक्यूल्स लेकर आए, मान लिया कि दो मॉलिक्यूल्स उठाकर लेकर आए, उससे फिर एक एक मॉलिक्यूल्स इनके बनेंगे। अब वो मॉलिक्यूल की कितनी छोटी छोटी संख्याएं होती हैं मॉलिक्यूल्स अपने आप में जो एग्जिस्टेंस है। पहली बात तो एटम भी हम नहीं देख पाते क्योंकि इंडेस्ट्रक्टिबल है। आगे जब हमने 11th क्लास में अभी पढ़ाया है, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वीडियो देख सकते हैं हमारे, तो वहाँ पर आप जानेंगे कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं है कि एक बन गया तो दो हम दूसरा उठाकर ले आए एक एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये अंदर की है। ये क्या है कि केमिस्ट्री में हमारा जो हो जाता है उसको हम बाद में पढ़ते हैं कि हुआ कैसे होगा। हम क्या है, हम कयास ही लगा सकते हैं। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ऐसा है कि पहले थ्योरी आती है, उसको अप्लाई किया, उसको अप्लाई करने के बाद जब उसका कुछ रिजल्ट आया तब जाके वो प्रूफ हुई। इसमें पहले ही एक्सपेरिमेंट हो गया अपने मन से, रिजल्ट भी आ गया अपने मन से, उसको फिर हमने अज्यूम किया कि हुआ क्या होगा, तो वो जो हुआ क्या होगा वही केमिस्ट्री है, वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो NaHCO3 इसको करेंगे हम जब गर्म, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो देखिए दो Na हैं, यहाँ पर एक एक करके लिख लेते हैं। Na कितने, 2, H कितने, 2, C कितने, 2, और O कितने, 3 दूनी 6। यहाँ देखो Na कितने, 2, C कितने, 1, 2, O कितने, 6, 3, 2, 5, 1, 6, और H कितने, 2, 2। ठीक, बराबर हो गई कहानी, कोई दिक्कत, बैलेंसिंग हो गया। तो देखो जब हमने इसको गर्म कर दिया तो ये बना सोडियम कार्बोनेट, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गई, ऊपर उड़ गई। और जब ऊपर उड़ गई तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो Na2CO3 बना था, इसमें तीसरा स्टेप लिखा होगा, ऐड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन इट। तो हम करेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे, वो जो पानी बना है वो भी कुछ और मॉलिक्यूल्स में बना होगा। जितने मॉलिक्यूल्स में बना होगा उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स आकर यदि इससे मिल गए, 10 H2O आकर यदि इससे मिल गए, तो फाइनली क्या बना, Na2CO3 इंटू 10 H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और क्या यही इसका फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का? जी हाँ, Na2CO3 इंटू 10 H2O। ये हो गई हमारी सॉल्वे प्रोसेस। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, पहली बात तो याद रख लीजिए, रब कर देता हूँ। सॉल्वे प्रोसेस याद रखना है, नाम याद रखना है, 10वीं वालों को कैसे बना वो याद रखना है। यूजेस याद रख लीजिए कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है पानी को। दूसरा, पानी में डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। ठीक, दूसरे सॉल्ट की तरफ हम चलते हैं। दूसरा सॉल्ट भी हम आपको यहीं पर बना के दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी दूसरा सॉल्ट है हमारा बेकिंग सोडा। कुछ उसमें अलग से इम्पोर्टेंट बातें हैं, बाकी बनना तो हमने यहीं सीख लिया है।
लेकिन जब यहीं बना लिया है तो ये तो बना है बेकिंग सोडा। अब लेकिन बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाना है हमें। बेकिंग पाउडर यानी कि जो हम खाते हैं, जिससे केक बनता है और पकौड़े, छोले भटूरे, ये सब बन जाता है कभी कभी। फिर एसिडिटी हो जाती है, फिर इनो लेते हैं, वही। ठीक, तो देखिए दूसरा हमारा बेकिंग सोडा। ठीक, बनेगा कैसे? वही अभी बताया था, स्टेप नंबर 1 में बना था कि अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में से CO2 को पास कराना है। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन से CO2 पास कराई, क्या बना था? NaHCO3 बना था और NH4Cl बना था। इसका कुछ काम नहीं, बाहर करो। जो बनना था ये बन गया। इसके आगे फिर यहाँ पर काम हुआ था ना, अब लेकिन यहाँ काम नहीं होगा। NaSCO3 बनाना हमने पिछले वाले सॉल्ट में सीख लिया था। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस NaHCO3 ये जो बना, इसको हम कुछ खाने वाले एसिड में मिला देते हैं। खाने वाला एसिड जैसे विनेगर में मिला दिया, या और कुछ खाने वाले वीक एसिड्स आते हैं उसमें मिला दिया। तो उससे क्या होता है, इसमें हम मिलाते हैं एडिबल एसिड। क्यों मिलाते हैं बताता हूँ अभी। एडिबल एसिड मिलाया। अब देखो, एडिबल एसिड है तो एसिड है, एडिबल को अभी छोड़ो, एसिड है, ठीक, वीक है लेकिन एसिड तो है, यानी कि H पॉजिटिव आयंस है इसके पास। एसिड है यानी कि H पॉजिटिव आयन छोड़ देगा ये, और जब H पॉजिटिव आयन छोड़ देगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, तो ये जाएगा दूर, और जब ये दूर जाएगा तो ये बना लेगा इसके पानी। यहाँ से इसको निकाल कर ये H जाएगा, ये O जाएगा और ये H जाएगा। ये H ये वाला, ये H दूसरा वाला, ये O तीसरा वाला। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, एक O और दो H मिलकर क्या बना सकते हैं भैया, 2 H और एक O मिलकर पानी बनाएंगे। पानी बना दिया, ठीक। एक बचा अब इसका Na, इसके पास क्या बचा, CO3 थे ना, एक इससे यहाँ से चला गया, बचे क्या, 2, तो CO2। और इसका ये जो एडिबल एसिड है, ठीक, तो ये एडिबल एसिड क्या बनाएगा, ये बना लेगा अब यहाँ से सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एडिबल एसिड। अब आप कहोगे कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता क्या? होता है भैया, लेकिन हमको याद नहीं करना है। क्यों हम आपको इतना डीप में ले जाएं? केमिस्ट्री से जब आप आगे अपना कुछ करने लगना, BSc वगैरह, तो ये भी पढ़ लेना। लेकिन ये अधिकांशतः इसमें जो हल्के एसिड्स यानी कि वीक एसिड्स होते हैं खाने वाले, उनको मिला दिया जाता है। याद रखने वाली बात क्या है कि एडिबल एसिड मिलाया जाता है तो उससे क्या बनेगा, सोडियम, ये वाला सोडियम जाके उसके साथ में सॉल्ट बना लेगा। ये गया कैटायन के तौर पे, यहाँ से H निकल गया, बचेगा क्या, वो वाला एनायन जिसके साथ में ये H मिला था। तो ये वाला कैटायन और ये वाला एनायन मिलके, यानी कि इसका Na पॉजिटिव गया दूर, यहाँ से जो H जिनको छोड़ कर गया है उसके साथ में मिलकर बॉन्ड बनाकर सोडियम सॉल्ट ऑफ एडिबल एसिड बना लेंगे। पानी कैसे बना वो बता दिया, एक ये H और एक ये H, 2 H, एक ये CO3 का O निकला, तो H2O बना और बचा हुआ CO2 बन के ऊपर उड़ा। अब ये जो CO2 बनकर ऊपर उड़ा, ये CO2 बनकर ऊपर उड़ा, ठीक, तो ये जब ऊपर उड़ा तो साथ में ये क्या कर गया, उस चीज़ को कर गया फ्लफी यानी कि वो स्पॉन्जी। CO2 उड़ गई वहाँ से, और बीच बीच में उस जगह पर CO2 उड़ गई और वहाँ पर स्पंजीनेस क्रिएट कर गई। क्या क्या हमने देखा है ऐसा, केक देखा है, ठीक, ब्रेड भी देखी है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कोई
पूछेगा क्या कि हमने इसमें ये क्यों मिलाया एडिबल एसिड। तो यदि एडिबल एसिड नहीं मिलाते तो ये क्या बन जाता हमारा, एडिबल एसिड यदि नहीं मिलाते तो। पिछली बार इसको गर्म किया था और इस बार भी इसको गर्म करना था। ऐसे तो बन नहीं गया होगा कि इसमें हमने एसिड मिलाया, एसिड मिला के कुछ गर्म करते हैं ना, ओवन में रखते हैं, फिर ओवन में रखने के बाद ब्रेड बनती है, कैसे मिलाया और एसिड बन गई ब्रेड। या जब हम केक बनाते हैं तो भी उसके लिए कुछ हीट वीट तो देते हैं कहीं से, ठीक, बेकरी वगैरह में जाएंगे जब हम तो वहाँ कुछ हीट वीट देते हैं। तो मान लो यदि इसमें हमने हीट दी और वो वाला एडिबल एसिड नहीं मिलाया, एडिबल एसिड नहीं मिलाया, केवल हीट दे दी, किसको, NaHCO3 को केवल गर्म कर दिया। और जब गर्म कर दिया तो ये क्या बना लेगा फिर से, Na2CO3, यानी कि सोडा ऐश। पानी वानी के साथ मिलके मान लो उसने फिर से डिटर्जेंट बना दिया, और उस डिटर्जेंट को हम लोग केक में डाल के खाने की कोशिश की, कहा यही बेकिंग सोडा है। तो क्या वो जो हमारा बना क्या, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या होगा, हमारा बिटर टेस्ट करेगा, यानी कि वो हमें स्वाद में ख़राब लगेगा। बनेगा तो सॉल्ट पर ख़राब लगेगा। तो उस सॉल्ट का जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो, हमारे लिए खाने योग्य बना रहे। तो खाने योग्य यानी कि एडिबल बना रहे, तो एडिबल के लिए कुछ एडिबल एसिड मिलाना पड़ेंगे। इस कारण से हम ये वाला एसिड मिलाते हैं, ठीक। एक और इसका वो है बेकिंग सोडा का, आप लोग जब कभी गए होंगे बैंक वगैरह में तो वहाँ कुछ ऐसा कुछ, अरे वो मैं ड्राइंग ख़राब है मेरी, फायर एक्सटिंग्विशर नाम की कोई एक चीज़ देखी होगी, उसमें क्या रहता है वो हम आपको अब समझाने वाले हैं। तो देखिए उसमें ये होता है कि यहाँ से गिरता है हमारा क्या, इसमें एक भरा रहता है हमारा H2SO4, ठीक, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। और यहाँ भरा रहता है उसमें क्या, बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3। जब हम इसको यहाँ से, ये जो नॉब लगी रहती है, ये नॉब लगी रहती है, इसको दबाते हैं तो इसको दबाने के कारण ये यहाँ से गिरने लगता है। ये हमने कब दबाया, जब आग लग चुकी है, आग लग चुकी है तब हमने इसको दबाया। अब क्या होगा कि H2SO4 नीचे गिरा कहाँ पर, NaHCO3 के ऊपर, ठीक। क्या होगा कि ये बनाएगा कुछ NaSO4 Na2SO4, सॉल्ट बना लिया इसने, क्या, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट बनाया तो ये हो गए दो SO4। अब H2O बनाएगा और साथ में बनाएगा CO2, ठीक। बैलेंस करेंगे हम तो ये देखिए 2C, यहाँ पर भी 2 कर देंगे तो टोटल H कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। O कितने हो गए, 2 4 2 6 और 4 10, कितने, 6 और ये 4 10, ठीक। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, हो गया बैलेंस। बैलेंस करना हम नहीं आपको बता रहे थे, बैलेंस करना हम किसी अगले चैप्टर में बताएंगे आपको। यहाँ हम बता रहे थे कि ये CO2 निकालता है, ठीक। अब ये CO2 चूँकि CO2 क्या है, चूँकि हमारी हैवियर यानी कि भारी रहती, किससे, देन ऑक्सीजन। बहुत बेसिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर आग लगी हुई है, जब ड्राइंग ख़राब है तो मिटा ही देते हैं इसको। देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, ठीक, टेबल है, जल रही है। टेबल यदि जल रही है तो
जो हमारा कंबशन होता है उसको लगती हैं 3 चीज़ें। कक्षा 8वीं में शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। 3 चीज़ें क्या लगती हैं? पहली बात तो लगता है फ्यूल, ठीक। दूसरी बात लगता है इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो जलने के लिए तैयार हो जाएगी। और तीसरी चीज़ क्या लगती है? फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर। और तीसरी लगती है हमारी ऑक्सीजन गैस। ये मान लो जल रही है, इसके पास गर्म है टेम्परेचर, इसकी है बात, इसके पास है फ्यूल, टेबल जल ही रही है, टेबल ही फ्यूल है। बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है इसको, ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है, ठीक। तो ये जलती जा रही है, हमें बचाना है, इसके लिए हमने इसके पास में आके ये दबा दिया, वो फायर एक्सटिंग्विशर। जब वो आकर दबा दिया तो क्या होगा? चूंकि ये CO2 इससे भारी है, तो भारी चीज़ हमेशा नीचे रहती है और हल्की चीज़ ऊपर रहती है। भारी चीज़ नीचे, हल्की चीज़ ऊपर। तराजू में नहीं देखा? भारी चीज़ नीचे और हल्की चीज़ ऊपर। तो जब भारी चीज़ यहाँ पर मान लीजिए CO2 आ गई, ठीक, तो O2 तो कट ऑफ हो गई ना। इसने एक ब्लैंकेट बना लिया, एक कंबल टाइप का बना लिया इसके ऊपर। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, ऑक्सीजन कम होता जाएगा। तो जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं रहती तब तक कंबशन पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही ये तीसरी चीज़ कट ऑफ हो गई तो धीरे धीरे कंबशन भी ख़त्म हो जाएगा और हम उस टेबल की लगी हुई आग को बचा सकते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है जो आपकी बुक में दिया गया होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड नाम से या ब्लीचिंग पाउडर नाम से। उसमें आपका जो डायग्राम है वो तो हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि आपकी बुक में बना है, उसको 2-3 बार बना कर देख लीजिएगा। प्रोसेस क्या होती है वो समझा देते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक। आंसर है हेज़न क्लेवर प्लांट, ठीक। होता क्या है उसमें? क्लोरीन गैस छोड़ी जाती है, कहाँ? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के ऊपर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, यानी कि सेलेक्ट लाइम के ऊपर। तो CaOH2 ऐसा कुछ होता है उसका फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बताया था हमने आपको पिछली बार कैसे बनता है, CaO प्लस H2O। ये वाला बाज़ार में मिलता है, क्विक लाइम, चूना, सूखा सूखा पानी में मिला देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कुछ हीट वीट निकलती है उससे, ठीक। और बन जाता है वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट लाइम, ठीक। तो ये इसमें जब हमने, अब ये समझ में आ गया आपको, इसको फिर अब हम तोड़ तोड़ के बना लेते हैं। कैल्शियम, ये वही लिख रहा हूँ मैं, OH 2 बार और OH का ट्वाइस, बराबर बात है। क्लोरीन गैस छोड़ी जाती है, ठीक, बॉन्ड बनाकर आई क्लोरीन गैस। आगे बढ़े जब हम लोग, क्या हुआ इसमें कि ये बन गया पानी, एक H 2 H 1 O, बचा क्या? CaO और ये Cl2। ये किसका फॉर्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक, CaOCl2। साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ग्लिच गाइस। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ब्लीचिंग पाउडर। उसमें हमने देखा था कि CaOH और CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम क्लोरीन गैस हेसन क्लेवर प्लांट से रिएक्शन कराते हैं हेसन क्लेवर प्लांट में, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और साथ में पानी बनता है, ठीक। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और पानी बनता है। ये
वाला रिएक्शन हमको याद रखना है, और क्या याद रखना है कि किस प्लांट से बनता है। तीसरी बात कि ये एक डी कलराइजिंग एजेंट है। डीकलराइजिंग का मतलब क्या है? मतलब है ये कि आपको किसी भी चीज़ को यदि उसका कलर गायब कराना है या उसको कलर को हटाना है वहाँ से, तो वो कलर हट जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारी शर्ट वगैरह पर कुछ दाग लग जाते हैं और किसी भी तरीके से यदि नहीं निकलते, तो यदि सफ़ेद शर्ट है, हमारी वाइट शर्ट है, तो उसमें हमारी दीदी लोग कहती हैं कि इसमें ब्लीचिंग पाउडर अप्लाई कर दो। क्यों कहती हैं? क्योंकि वो पूरी जगह का कलर लेकर चला जाएगा। तो वाइट का कलर क्या लेकर जाएगा? वाइट तो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या कलर लेकर जाएगा उसका? तो वाइट कलर में यदि आपका कोई सब्जी वगैरह या कोई और रंग गिर जाता है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर अप्लाई करके हम उसको साफ़ कर देते हैं। यदि हमारा सोप और डिटर्जेंट काम नहीं कर रहा है, तब की बातें हैं ये। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई सब्जी वगैरह गिरी और आपने डायरेक्ट ही ब्लीचिंग पाउडर अप्लाई कर दिया। ठीक, आगे अब हम चलते हैं। अगला हमारा जो सॉल्ट है वो है फॉल सीलिंग। नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, फॉल सीलिंग। हम बात कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। हम बात कर रहे हैं POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो एक होता है भैया हमारा जिप्सम। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला याद कर लो। जिप्सम का क्या रहता है? कैल्शियम सल्फेट। ये भी एक प्रकार का हाइड्रेटेड सॉल्ट है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक, इसको जब हम करते हैं गर्म, कितने पर गर्म करना है? या तो 100 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, या फिर जब हम लोग थर्मामीटर वगैरह पढ़ेंगे फिज़िक्स में कभी, यदि मौका लगा तो 273 केल्विन होता है बेस किसका? 0 डिग्री बराबर। यदि सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर है तो, यदि केल्विन वाला है तो 273 उसकी शुरुआत में लिखा होता है। तो जब हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं या 100 डिग्री, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे 373 केल्विन। जब इतने पर करा जाएगा इसको गर्म, तो क्या होगा कि हमारा कैल्शियम सल्फेट रखेगा अपने पास हाफ H2O और 3/2 यानी कि 1.5 H2O पानी बनाकर छोड़ देगा। और ये जो रखेगा इसको ही हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको हम कहते हैं फॉल्स यानी कि झूठी सीलिंग। छत में लगा दिया जाता है इसको। अब दो सवाल उठते हैं। पहली बात कि इसने पूरे क्यों नहीं छोड़े? ठीक, यानी कि ये पूरा इसने पानी, आधा मॉलिक्यूल पानी का क्यों रखे रहा, पूरा क्यों नहीं छोड़ दिया? हमने ऐसा क्यों इसको गर्म किया? थोड़ा सा और यदि हम ज़्यादा कर देते, यदि हम इफ़ वी सप्लाई हीट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, पहली बात, या फिर और मोर टाइम देन वी डिड, या जितनी देर हमने किया उससे भी ज़्यादा देर के लिए, तो क्या होता कि इसका जो ये है, ये भी पानी 1/2 भी चला जाता और ये मिलाकर 2H2O अलग से निकल जाता। बचता क्या हमारे पास? CaSO4 अकेला। तो CaSO4 क्या हो जाता हमारा? इसको हम कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। डेड बर्न्ट प्लास्टर, इसका कोई काम है नहीं, इसीलिए हमें कुछ काम करना है, इसकी कुछ यूटिलिटी है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसलिए ही हम इसको इतनी देर तक और इतने तापमान में गर्म करते हैं। ये तो वो जो हमारी एशेस हैं उनके जलने के बाद जो प्लास्टर बचता है वही है ये, जो यदि बच जाता है ये, लेकिन नहीं बचा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो क्यों इतना गर्म किया, इतने कम समय के लिए किया? इसका आंसर शायद क्लियर हो पाया होगा आपको। दूसरी बात कि ये डायरेक्ट हम जिप्सम को ही क्यों नहीं लगा देते हैं ऊपर? फॉल सीलिंग है
तो वो इसलिए नहीं लगा देते हैं भैया कि जो होल्डिंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी आप देखेंगे कि यदि हम किसी चीज़ को ज़्यादा पानी से उसको ज़्यादा मिक्स वगैरह कर देते हैं तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, या हम ज़्यादा उसमें पानी मिला देते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, उसकी जो धारण करने की क्षमता है, यदि मैं हिंदी में बात करूं तो धारण करने की जो क्षमता है वो हो जाएगी कम, और वो अपनी पोजीशन पर, चूंकि उसकी नमी बढ़ जाएगी, तो मान लो ये दीवार है, इसमें पानी वाला ऐसी कोई चीज़ पानी से सना हुआ हमने CaSO4 × 2H2 यानी कि जिप्सम लगा दिया, तो क्या ये फॉल सीलिंग बना पाएगा? जी नहीं। बनाएगा क्या? POP ही। ये क्या करेगा? या तो ये गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन के कारण वजन बढ़ जाएगा और होल्डिंग कैपेसिटी इसकी, यानी कि अपने आप जो है वो वहाँ पर धारण करने की क्षमता इसकी घट जाएगी। ठीक, तो इससे हमने पानी निकाल लिया, इस कारण से वो वहाँ पर ये चिपके रहने में समर्थ हुआ। It becomes able to stick in ceiling. That's why it is called as false ceiling. Okay. अब चलते हैं हम लोग आखिरी, जो कि अब सॉल्ट नहीं है, एक और आपके में प्रोसेस दी गई है कॉस्टिक सोडा बनाने की प्रोसेस, जिसको नाम दिया गया होगा शायद, अब ये सॉल्ट नहीं है, क्लोर एल्कली प्रोसेस दी गई होगी आपकी किताब में, याद कर लीजिए किस लिए यूज़ होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले। क्लोर एल्कली प्रोसेस यूज़ होती है कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में। कॉस्टिक सोडा क्या है? NaOH है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा कहते हैं। बनता कैसे है? इस बार अब ड्राइंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है हमें, सीधा सीधा है। ये समझ में आ रहा है? ये हमने एक बैटरी का सेटअप लगा दिया, ये है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, उस तरफ है उसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, तो ये यदि पॉजिटिव टर्मिनल है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस एंड से कनेक्ट होगा उस जगह को हम कह देंगे एनोड, और जहाँ से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा उसको हम कह देंगे कैथोड। अंदर जो ये ब्लैक है, ये ब्लैक डॉटेड है, इसमें दो चीज़ें भरी हुई हैं। क्या भरा हुआ है इसमें? नमक प्लस पानी। हाँ, पानी को नमक में घोला और बैटरी लगा दी, क्लोर एल्कली प्रोसेस, यानी कि NaCl प्लस H2O भरा हुआ है ये। ठीक, अब हमें बनाना क्या है? NaOH। तो देखते हैं क्या होगा कि जैसे ही हमने इससे लाइट यानी कि बिजली पास कराई, जैसे ही हमने करंट दिया इसको, तो ये क्या हुआ? डिसोसिएशंस ऑफ आयन हुए। क्या डिसोसिएशन ऑफ आयंस? यानी कि जो कंपाउंड बने हैं, जिस चीज़ों से वो बने हैं, वो आपस में टूटने लगे, आयंस में टूटने लगे। जो हमारा आयंस का चलना होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण करंट उत्पन्न होता है, और जो ये आयन है, आयन भी एक प्रकार से चार्ज है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए ये भी चार्ज बन गए, यानी कि ये आयन बन गए। तो कौन कौन से आयन बन गए देखते हैं हम कि NaCl जब टूटा तो बना Na पॉजिटिव और बना क्लोरीन नेगेटिव, कैटायन NaNH। पानी जब टूटा तो बना हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव। ठीक, पहला और दूसरा। चूँकि हमें पता है कि जो पॉजिटिव चीज़ है और जो नेगेटिव चीज़ है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और जो पॉजिटिव चीज़ है और पॉजिटिव चीज़ है, या नेगेटिव और नेगेटिव चीज़ है, यानी कि सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट नेचर के यदि चार्जेस हैं तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो जब अट्रैक्ट करेंगे, चूँकि यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ के ये नेगेटिव इसकी तरफ भगना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये है पॉजिटिव और यहाँ पर ये, इतना समझ में आ गया अब आपको? तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर मान लो कि Na पॉजिटिव भी घूम रहे हैं,
Cl नेगेटिव भी घूम रहा है, H पॉजिटिव भी घूम रहा है और OH नेगेटिव भी घूम रहा है। यहाँ इस तरफ आने के लिए कौन उत्सुक है? जो कि नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव की तरफ आएंगे। कौन कौन नेगेटिव है? Cl भी नेगेटिव है और OH भी नेगेटिव है। तो अब इसके डीप डिस्कशंस में ना जाते हुए हम आपको सिंपली समझाने की कोशिश करते हैं कि एक आसान भाषा में इसको हम कितना सिंपल कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेट है वैसे, लेकिन सिंपल समझिए आप। आपको चूंकि याद रखना है, आपको इसका पीएचडी नहीं करनी है, ठीक। तो देखो, इस तरफ एनोड की तरफ आना चाह रहा है कौन? Cl अकेला है और OH क्या अपने आप में बॉन्डेड है। तो ये समझो एक कि Cl भी आना चाह रहा है, OH भी आना चाह रहा है। Cl आ रहा है अकेले अकेले, दौड़ लगा के खूब तेज आ रहा है, ठीक। और OH अपने साथ में एक इस गरीब H को भी लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन इस गरीब H को भी लेकर आ रहा है। तो ये दो लोगों को लेकर आ रहा है साथ में और एक अकेला दौड़ रहा है। तो अब आप सेंस लगाइए कि अकेले दौड़ने वाला व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पर पहले पहुंचेगा, या दो लोग ऐसे हाथ पकड़ के दौड़ रहे हैं, पता नहीं उसकी स्पीड कैसी है, तो दो लोग पहले पहुंचेंगे हाथ पकड़ के, या एक अकेला पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। तो जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा हमारा अकेला वाला। तो अकेला वाला जब यहाँ पहुंच जाएगा तो एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन आके क्लोरीन 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 आकर यहाँ पर मिलने लगेंगे। और जब क्लोरीन 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 आकर यहाँ मिलने लगेंगे तो यहाँ से दो दो क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाते हुए क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती हुई आपकी बुक में दिख रही होगी, ठीक। यहाँ से क्लोरीन गैस इवॉल्व होने लगी, कहाँ से? एनोड के पास से, क्लोरो एल्कली प्रोसेस में। तो एनोड के पास में कौन रिकलेक्ट हुआ? हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला हमारा जो कंक्लूजन निकला, क्लोरीन गैस इज इवॉल्विंग फ्रॉम एनोड, ठीक। दूसरी बात, अब पॉजिटिव चीज़ें कहाँ जाएंगी? अपने नेगेटिव यानी कि अपने अपोजिट साइड यानी कि कैथोड की साइड। अब देखो यहाँ Na भी भाग रहा है और H पॉजिटिव भी भाग रहा है। अब मान लो कि यहाँ पर इन दोनों की किस चीज़ की ज़रूरत है? नेगेटिव चीज़ों की। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। कैथोड के पास समझ लो, इमेजिन करिए कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है। और इन दोनों को क्या चाहिए? उसकी तरफ भागना है, अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, चूँकि ये पॉजिटिव है। मान लो कि वहाँ कैथोड में चल रहा है एक भंडारा, ठीक। भंडारा चल रहा है वहाँ पर, तो इसको भी खाना है और इसको भी खाना है। लेकिन चूँकि इसके पास ऑलरेडी कितने, अभी एक Na के पास 11 थे, एक लूज करने के पास जब ये Na पॉजिटिव बना तो इसके पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। और H के पास टोटल 1 थे, तो इसके पास अब कितने बचे? 0 इलेक्ट्रॉन्स बचे। यानी कि अब आपको सोचना है कि ज़्यादा भूखा कौन है? ज़्यादा भूखा तो H है ना, क्योंकि इसके पास तो जो था वो भी छीन लिया गया। इसके पास तो अभी फिर भी 50 लाख का बंगला, यानी कि ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो बचे हुए हैं। लेकिन इसके पास तो चले गए ना, जो एक था वो भी लेकर चले गए। तो ये ज़्यादा भूखा है, तो ज़्यादा भूखा ज़्यादा तेज से जाएगा कि मैं नहीं तो मर जाऊंगा भाई यदि नहीं पहुंचा तो। ये यानी कि H भगेगा तेज और पहुंचेगा कैथोड पर, और कैथोड से दूसरे H मिलकर H आया और जहाँ जैसे ये क्लोरीन क्लोरीन एक्यूमुलेट होकर क्लोरीन गैस निकाल रहे थे, ऐसे ही यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। और हम यहाँ लिख देंगे क्या? हाइड्रोजन गैस इज evolving from कैथोड, ठीक। अब देखो फिर से हम बात करते हैं, यहाँ पर बचा क्या? H गायब हो गया, क्लोरीन गायब हो गया, Na बचा, OH बचा। तो इन्होंने सोचा कि हमारे साथी जब चले गए तो क्यों ना हम लोग आपस में, इसके पास एक माइनस इसके पास एक पॉजिटिव, मिलकर क्यों ना बॉन्ड बना लें, और बॉन्ड बनाकर Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलकर NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लें और नीचे सेटल हो जाएं। तो नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सेटल्ड एट बॉटम। ये हो गई हमारी क्लोरोएल्कली प्रोसेस। कैसे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड वो हमने आपको बता दिया। अब अगला जो हमारा सेशन होगा, इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये होता है आपका ख़त्म। अब इसके बाद
जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दिए गए हैं, आई एम सेइंग टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। और हमारी जो NCERT की पीछे की एक्टिविटीज़ हैं उसका वीडियो हम आगे लेकर आएंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय सिया राम।